तो कहानी शुरू होती है दिल्ली की सड़कों से। यहाँ गुस्सा है, आक्रोश है। एक नौजवान की मौत के बाद एक विरोध प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते ये प्रदर्शन गहरे सामाजिक तनाव और कुछ बहुत ही कठोर मांगों का अखाड़ा बन गया। चलिए समझते हैं कि उत्तम नगर में उस दिन आखिर हुआ क्या था। देखिए, ये जो भीड़ जमा हुई थी, ये असल में तरुण नाम के एक नौजवान को श्रद्धांजलि देने के लिए थी। पर हुआ ये कि ये सभा बहुत जल्द कुछ और ही बन गई। इसने समाज में जो दबी हुई गहरी टेंशन थी ना, उसे एकदम सतह पर ला दिया। और इसी तनाव का अंदाजा एक प्रदर्शनकारी के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। सोचिए, क्या कहा गया? हमारे रंगों के त्योहार को खूनी त्योहार बनाया, तो हम भी इनके त्योहार को खूनी त्योहार बनाएंगे। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये साफ साफ आने वाली मांगों और धमकियों की एक तरह से शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि ये गुस्सा सड़कों पर आखिर दिखा कैसे? मतलब जो ऑफिशियल सभा थी वो तो खत्म हो गई थी, लेकिन लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि वो वहीं डटे रहे और बस यहीं से टकराव की स्थिति बन गई। भीड़ ने हटने से साफ इनकार कर दिया। वो सड़कों पर ही बैठ गए और पुलिस के आदेश को सीधी चुनौती दे दी। अब पुलिस का तो यही कहना था कि भाई सभा का जो टाइम था वो खत्म हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए ये अपनी बात मनवाने का, अपनी आवाज सुनाने का एक और तरीका था। और यहाँ पर जो विरोध था ना, वो सिर्फ एक घटना के खिलाफ नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ हो गया था। प्रदर्शनकारियों को ऐसा लग रहा था कि प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है, और यही वो भावना थी जो उनके गुस्से को और उनकी मांगों को और हवा दे रही थी। अब इस पूरे संघर्ष के केंद्र में कौन है? पीड़ित तरुण। और तरुण को लेकर भी एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। तो पहली कहानी के हिसाब से जो तरुण के दोस्त और समर्थक सुनाते हैं, वो एक आदर्श नौजवान था, मेहनती, संस्कारी और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला। और यही वो छवि है, यही वो कहानी है जो इस पूरे विरोध का आधार बनी। लेकिन यहीं आकर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है, पूरी तरह से बंट जाती है। एक तरफ तरुण पर छेड़छाड़ और लड़ाई शुरू करने का इल्जाम है, तो दूसरी तरफ उसके दोस्त दावा कर रहे हैं कि उस पर बिना किसी वजह के, बिना किसी उकसावे के जानलेवा हमला किया गया। सच क्या है? वो इन दो एकदम अलग अलग बयानों के बीच कहीं खो गया है। और प्रदर्शनकारियों के लिए इस मामले में सबसे बड़ा सबूत है टाइमिंग। उनका तर्क ये है कि छेड़छाड़ का आरोप लगाया ही तब गया जब आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मतलब उनके हिसाब से ये हिंसा को सही ठहराने के लिए बाद में गढ़ी गई एक कहानी है और कुछ नहीं। तो जैसे जैसे इमोशंस बढ़ते गए, तरुण के लिए जो दुख था वो बहुत साफ तौर पर दूसरे समुदाय के खिलाफ गुस्से और खुली धमकियों में बदल गया। और जो भाषा इस्तेमाल की गई वो भी काफी सख्त होती चली गई। इस संघर्ष को एक आपसी या व्यक्तिगत विवाद की तरह नहीं, बल्कि एक सभ्यतागत टकराव के रूप में पेश किया जाने लगा। फिर ये नारा भीड़ की मांग बन गया, न जेल न बेल, सीधा भगवान से मेल। इसका सीधा मतलब था कि कानूनी प्रक्रिया को किनारे रखकर तुरंत और जानलेवा बदला चाहिए। ये एक तरह से न्याय व्यवस्था में अविश्वास का खुला ऐलान था। और देखिए, यहाँ पर आकर मामला एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं रह जाती, ये एक अल्टीमेटम बन जाता है, जिसमें बदले की हिंसा को सीधे सीधे एक धार्मिक त्योहार से जोड़ दिया गया है। तो ये जो गुस्सा था, ये सिर्फ हवा में नहीं था, इसे बहुत तेजी से एक ठोस और साफ कहूं तो एक गैर न्यायिक मांग में बदल दिया गया। और वो मांग थी एनकाउंटर की। प्रदर्शनकारियों ने बार बार दिल्ली में योगी मॉडल लाने की मांग की। अब योगी मॉडल से उनका मतलब क्या था? असल में वो इसे एक शॉर्ट हैंड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, एक ऐसे निर्णायक और कठोर न्याय के लिए जो उन्हें लगता था कि इस केस में जरूरी है। यहाँ तक कि जब आरोपी के घर का एक हिस्सा तोड़ा गया तो उसे भी लॉलीपॉप और दिखावा बताकर खारिज कर दिया गया। जो वक्ता थे उन्होंने साफ साफ कहा, एक छज्जा तोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा घर गिराना होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रदर्शनकारियों की मांगें क्या थीं? ये सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं था, ये एक पूरी लिस्ट थी। आरोपियों के एनकाउंटर से लेकर घर को पूरी तरह गिराने तक, और तो और परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी तक की मांग थी। और आखिर में इस पूरे विरोध प्रदर्शन ने एक बहुत बड़ी चीज को उजागर किया, न्याय की जो हमारी स्थापित व्यवस्था है उसमें विश्वास का एक गहरा संकट। ये बयान सिस्टम में भरोसे की कमी को बिल्कुल साफ दिखाता है।
प्रदर्शनकारियों की नज़र में अदालतें बहुत धीमी हैं, अप्रभावी हैं, और इसीलिए वो एक ऐसे मॉडल की मांग कर रहे थे जो भले ही संवैधानिक प्रक्रिया के बाहर हो, लेकिन तुरंत और कठोर कार्रवाई के लिए जाना जाता है। और अंत में उत्तम नगर की ये घटना हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि जब लोगों का संविधान और न्याय की व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है, तो फिर न्याय का मतलब क्या रह जाता है? ये सवाल सिर्फ उत्तम नगर का नहीं है, बल्कि हम सब के लिए सोचने वाला है।